नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीधा आपको अजमेर लिए चलते हैं, जो अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि तीर्थराज पुष्कर के द्वितीय तल का लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा है। अजमेर में सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति है। भव्य स्वागत उनका किया गया जब वो अजमेर पहुंचे। साथ ही तीर्थराज पुष्कर के द्वितीय तल यानी कि सेकेंड फ्लोर का लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों ऐसे तमाम गणमान्य लोग हैं वो वहां पर अभी उपस्थित हैं। सीएम की तरफ से जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा और तीर्थराज पुष्कर के द्वितीय तल का जो लोकार्पण किया जा रहा है, इसके बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी जाएगी। प्रशासन के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि आज जिस दिन से घोषणा करके गए थे, उसके पश्चात हमने एक दिन भी वहां उत्तराखंड देहरादून जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सारे कार्य हमारे दूरभाष पे होते रहे आपके मार्गदर्शन में, और आपके द्वारा जो 50 लाख का एक चेक हमारा रुक गया था, तो आपके मोटिवेशन पर दूसरा 50 लाख का चेक वापस दिया गया। एक बार हमारा चेक बुक हो गया था, वो भी हमें वापस जो था कलेक्टर साहब और आपके आशीर्वाद की वजह से दोबारा मिला। तो उन सभी चीजों को संज्ञान में लेते हुए हम पुनः आग्रह करेंगे मंच पर आने से पूर्व कि आप हमारा द्वारा जो सर्व सुविधा युक्त उसके लिए उस पर चार चांद लगाने के लिए जो हमने आपसे मांग करी है, कृपया कर उसको पूरी करके अनुग्रहित कराने पर माननीय पुष्कर सिंह जी धामी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का तालियां बजा कर हार्दिक स्वागत करें। अभिनंदन है आदरणीय आपका। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, तीर्थराज पुष्कर की, जगत पिता ब्रह्मा जी की, सावित्री माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम तीर्थराज पुष्कर के आज द्वितीय तल के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे साथी राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय सुरेश सिंह रावत जी, माननीय अध्यक्ष धरोहर प्राधिकरण राजस्थान सरकार, और जिनके बोलने में मैं उनसे कह रहा था, ऐसा ये कह रहे 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये राजस्थान के, मुझे तो लग रहा है कि उत्तराखंड का ही कोई व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है। श्री ओंकार सिंह लखावत जी और मेरे बहुत बरसों पुराने मित्र विराटनगर के माननीय विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, जिला कलेक्टर अजमेर, जिन्होंने काफी इस धर्मशाला के कामों को आगे बढ़ाने में बहुत सारा सहयोग किया है यहाँ पर, जैसा मुझे बताया गया, श्री लोकबंधु जी और कार्यक्रम के संयोजक। और सच में ये जो काम हो रहे हैं, इतना सारा निर्माण हो रहा है, इतनी सुविधाएं यहाँ पर जुड़ रही हैं, उसको जुटाने का काम, उसका संयोजन करना, लोगों को जोड़ना, जिनके विशेष प्रयासों से काम आगे बढ़ रहा है, ऐसे डॉक्टर SS तड़ागी जी उत्तराखंड से आज इस काम का विशेष समन्वय करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथी श्री राजेंद्र व्यास जी, एक बार खड़े हो जाइए आप। और सभी ऐसे महानुभाव जिन्होंने इस आश्रम के निर्माण में, धर्मशाला के निर्माण में अपना योगदान दिया है, और जिनको अभी हम सब के हाथों आपने सम्मानित करवाया, ऐसे सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें,
सभी हमारे युवा नौजवान साथी, प्रवासी सभी बंधु, मीडिया के सभी मित्र और राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन, यहाँ की अजमेर की पालिका प्रशासन के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और सर्वप्रथम मैं तीर्थराज पुष्कर की इस पवित्र और तपोमयी भूमि पर विराजमान सृष्टि के आदि रचयिता, वेदों के प्रणेता भगवान ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं आज पुष्कर राज में उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी महानुभावों का जो यहाँ पर हैं और जिन्होंने इसके निर्माण में योगदान दिया है और साथ में आज का ये विशेष कार्यक्रम जहाँ तड़ागी की और आप सब में से बहुत सारे लोग, हमने जो एक नवाचार शुरू किया है उत्तराखंड में, एक नया काम पूरे देश भर के प्रवासी भाई बहनों को एक दिन प्रवासी सम्मेलन करके हम उनको भी उनके पैतृक स्थानों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और पिछले साल से हमने वो सम्मेलन शुरू किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि तड़ागी जी समेत पूरे देश भर के ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, वो हर वर्ष उस सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं, अपने विचार रखते हैं। और मैं आज यहाँ राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, भारत सरकार के सचिव हैं श्री सुधांशु पंत जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी आज के कार्यक्रम को बनाने में एक सेतु की भूमिका के रूप में अपना योगदान दिया। और मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्हें भी यहाँ आना था और उन्होंने मुझे कहा था कि क्योंकि मेरा कार्यक्रम पहले तय हो चुका था, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते या कोई, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप फिर कभी आप जब यहाँ आएंगे तो तब आ जाएंगे आपके प्रतिनिधि के रूप में। यहाँ पर हमारे सुरेश जी, ओंकार सिंह जी और सारे लोग यहाँ पर, कुलदीप जी भी आ गए हैं वहाँ से और अन्य हमारे जिलाधिकारी भी हैं, सभी लोग हैं, तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से तीर्थराज पुष्कर की पवित्र भूमि में आप सबके बीच में एक बार फिर से यहाँ आने का, आप सबसे मिलने का और भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेने का। और अब बात करेंगे विकास नगर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अतिक्रमणकारियों में अब हड़कंप की स्थिति देखने को मिल पा रही है बुलडोजर एक्शन के माध्यम से, जहां यूजेवीएनएल की सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था और अब प्रशासन का ये बुलडोजर पीला पंजा चल रहा है, जिसकी वजह से कब्जेधारियों के बीच में हड़कंप की स्थिति है। और सरकार की मंशा महज बस इतनी कि हर जहां पर जिसने भी अवैध रूप से कब्जा किया है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या जमीन हो, वहां पर बुलडोजर का प्रहार देखने को जरूर मिलेगा। और भारी संख्या में पुलिस बल भी इस दौरान तैनात रहा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाए जाने के जो निर्देश दिए गए थे, उसके क्रम में यूजीवीएनएल के द्वारा 6 जगहों से 111 स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाना, जिस पे कार्रवाई चल रही है। तो कौन कौन से गांव हैं जहाँ पर ये टोटल 6 गांव हैं, कुल्हाल से लेके ढकरानी तक। कितने दिन तक ये कार्रवाई चलेगी और इसमें कौन कौन सी टीमें आई है जो इसमें हटाने में? अभी ये चालू है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए। वहीं उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2003 और 2025 की सूची अब जारी कर दी है, ताकि लोग अपना नाम चेक कर सके। वहीं पुराने रिकॉर्ड और जनसंख्या बदलाव की वजह से डुप्लीकेट नाम या फिर गलत जानकारी हो सकती थी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ये प्रक्रिया अवैध नाम हटाने और सूची को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की है
और ये प्रक्रिया मतदाता सूची का शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और चोर की दाढ़ी में तिनका, डर वो लोग रहे हैं जो गलत तरीके से बसे हुए हैं। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी जो लोग हैं वो हर राज्य में पकड़े जा रहे हैं, उनको पुलिस देश से निकाला भी कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके संरक्षण के लिए राजनीतिक दल चला रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल के अंदर जितनी बड़ी संख्या में जो बांग्लादेश शरणार्थियों पाकिस्तान से बांग्लादेश से जो लोग आए वो वापस जाने के लिए लाइन कतार लगाए बैठे हैं। लेकिन बहुत से लोगों के फर्जी आई कार्ड, फर्जी राशन कार्ड बनाकर जिन लोगों को रोका गया था, जिनको यहाँ रोका गया है, अब उनकी एक प्रकार से कयामत आने वाली है। और मैं कह सकता हूँ SIR के बाद एक शुद्ध भारत के मतदाताओं की सूची होगी और भारत के मतदाता अपने मताधिकार प्रयोग करेंगे। बात अगली खबर की, जहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने उनके खिलाफ देहरादून के डालनवाला में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने और अभद्र टिप्पणी करने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। देखिए, हमारे राष्ट्रीय गीत को जब 150 साल पूरे हो चुके हैं, उसमें इस तरीके के जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक अद्भुत पहल करी जा रही है, जिसमें संविधान दिवस पर 20 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं मौजूद रहेंगे। एक साथ सामूहिक गान होगा वंदे मातरम का, जिसमें पद्म भूषण से सम्मानित हमारे गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे और भी गणमान्य लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में सबसे मुख्य बात यह है कि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी शिरकत करेंगे। ये अपने आप में जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष का गौरव पल क्षण रहेगा, जिसमें एक साथ सभी छात्र छात्राएं और गणमान्य लोग वंदे मातरम का सामूहिक गान एक साथ मिलकर गाएंगे। वहीं देहरादून में बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि रोज बांग्लादेशी नागरिक पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोग और राज्य की जनसंख्या पर असर पड़ रहा है। विधायक ने यह भी कहा कि कुछ आतंकवादियों के संबंध भी देहरादून से जुड़े पाए गए हैं और भूमाफियाओं की वजह से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो SIR का विरोध कर रही है। से पहले भी बांग्लादेश के नागरिक यहाँ पकड़े गए, आतंकवादियों के तार देहरादून से जुड़े हुए पाए गए। ये भूमाफिया तमाम बाहर से आकर यहाँ पर सक्रिय हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों के साथ तमाम फ्रॉड हो रहे हैं। ये सब बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और यही कारण है कि हम लोग मूल निवास और डेमोग्राफी चेंज के ऊपर में गंभीर हैं और बात कह रहे हैं। और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके भी देहरादून में यहाँ की डेमोग्राफी बिगड़ने की बात की है और उसको संभालने के लिए यहाँ पर एक अपील की है और हम लोगों से अपेक्षा की है, सरकार से अपेक्षा की है। लेकिन ये सवाल हमसे नहीं बनता है, ये सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए जो SIR का विरोध करती है। जब हम कहते हैं कि भाई बाहर के लोग आकर यहाँ पर अपराध कर रहे हैं, जो उसका विरोध करती है। जब हम कहते हैं कि लोग यहाँ पर आकर कब्जा कर रहे हैं और उसके कारण यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। आपने देखा विधानसभा में खुलेआम विरोध किया उन्होंने बातों का। वहीं देहरादून में 13 दिन से हड़ताल कर रहे अधिवक्ताओं से अब उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बकौली की मुलाकात हुई, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं की मांग पर चर्चा की है और समाधान का वादा भी किया है। उन्होंने अधिवक्ताओं के नए चैम्बर बनाने वाली जगह का निरीक्षण किया और कहा कि कोर्ट परिसर में मास्टर प्लान के अनुसार ही नए चैम्बर बनाए जाएंगे। अधिवक्ताओं की समस्याओं को जल्द हल करने के लिए एक संयुक्त समिति भी गठित की गई है। सरकार चैम्बर निर्माण में मदद करेगी, जबकि विकास शुल्क का फैसला कैबिनेट करेगी। कि इसमें जो आप लोगों की जो मांगे थी उसको लेकर के एक करीब 7-8 दिन हो गए हैं, तो जहाँ पे वो धरने पे बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन लगातार आप लोगों से संपर्क में था। तो कल कुछ माननीय वरिष्ठ अधिवक्तागण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो उसमें DM SSP के अलावा मैं भी उपस्थित था। तो जो आपकी कुछ मुख्य मांगे हैं, एक तो आप लोगों को जो जिला जजी में 5 बीघा ज़मीन मिली हुई है अपने चैम्बर्स बनाने के लिए, उन्होंने कहा था कि उसके अतिरिक्त भी हमें आवश्यकता पड़ेगी चैम्बर्स के लिए। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एक आश्वस्त किया है कि एक पूरे जो एरिया है यहाँ पर उसकी हम लोग एक अच्छे से मास्टर प्लानिंग कर लेंगे, कोई अच्छा आर्किटेक्ट हायर करके ये काम किया जाएगा और वो
जो आर्किटेक्ट हैं वो हमारी एक समिति बनाई जाएगी उसके पूरा देखने के लिए, जिसमें 3-4 मेंबर हमारे जिला प्रशासन से होंगे और 3-4 मेंबर माननीय जो अधिवक्तागण हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होंगे। तो एक अच्छा से इसका मास्टर प्लान बनाया जाएगा। वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने स्पष्ट कर दिया है कि बायोमेट्रिक केवाईसी पूरी न होने पर भी किसी भी राशन कार्ड धारक का राशन नहीं रोका जाएगा। उन्होंने बताया कि कई जिलों से शिकायतें लगातार मिल रही थी कि अंगूठा स्कैन, रेटिना स्कैन या फिर घर के मुखिया के बाहर होने के कारण केवाईसी नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार ने 30 नवंबर तक की समय सीमा तय की है, पर प्रदेश में बड़ी संख्या में केवाईसी लंबित है। मंत्री के निर्देश पर खाद्य आयुक्त ने सभी जिलों को आदेश जारी किया है कि ऐसे लाभार्थियों को राशन मिलता रहेगा और केवाईसी के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि ये जो सुविधा है, चाहे वो असाध्य रोग से संबंधित हो, चाहे उनके बीमार होने से संबंधित हो, विकलांग होने से संबंधित हो, तो ये सारे विषयों को कंसीडर करते हुए विभाग की ओर से हमारे डीएसओस, जनपदों के डीएसओस को निर्देश कर दे दिया गया है कि हमारे ऐसे लोगों को किसी प्रकार से परेशान ना किया जाए, शेष लोगों का जो है केवाईसी की जाए। बल्कि हम ये भी इसमें भी छूट देने जा रहे हैं कि जो लोग रोजगार के लिए बाहर है या किन्हीं कारणों से बाहर है, उन्हें केवाईसी के लिए भी उनको छूट दे दी जाए, ताकि जो है उनको कोई समस्या ना हो। वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से वो किसी भी राज्य से अपने राशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ शिथिलताओं के साथ में ये आदेश आज निर्गत कर दिए। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ रहा है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। खासतौर पर पौड़ी में गुलदार के हमले में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन श्रीनगर में लोगों ने प्रदर्शन किया और आदमखोर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। अब इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बीते दिन कांग्रेस ने वन विभाग के दफ्तर का घेराव भी किया। देखिए, पहाड़ की ये त्रासदी है, ये समस्या है। ऐसा नहीं कि ये कोई भाजपा सरकार भी हो रहा है। ये लगातार जब से पलायन हुआ है और गांवों तक जंगल पहुंच गए हैं, तब से जंगलों के जानवर भी गांवों तक आ गए हैं और उसके बाद ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो ये विषय कोई सिर्फ सरकार से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये विषय सभी का है। उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी दल हो, ये जन सामान्य से जुड़ा हुआ विषय है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए इस पर राजनीति करने से अच्छा हो कि कोई ठोस सुझाव दें कि सरकार को उसमें क्या करना चाहिए। क्योंकि भाई कांग्रेस में ने भी प्रदेश में सरकारें चलाई हैं, उनको भी मौके मिले हैं काम करने के। अगर कुछ उनसे रहता है कि भाई कुछ और बेहतर कर सकते तो नहीं हो पा रहा, तो सुझाव के रूप में अगर बताएं तो मैं समझता हूँ सरकार उस पर अमल करे, उस पर आगे बढ़ेगी। अब बात करेंगे डोईवाला की, जहां कई गांव में हाथियों का आना जाना लगातार बढ़ रहा है। हाथी किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं और लोगों में डर भी फैल चुका है। अब ऐसे में आपको बता दें, लच्छीवाला सौगा नदी पुल के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति पर हाथी ने हमला कर दिया। व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन उसने अपनी जान बचाई। हाथी जोर जोर से चिल्लाते हुए जंगल की तरफ चला गया। घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल भी ले जाया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और ये हाथी हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम आया है, फर्स्ट टाइम आया भी है और बड़े खतरनाक तरीके से आया है। और कभी यहाँ पे ज़िंदगी में हाथी का आज तक नहीं आया। और अब ये हाथी के आने की धमक लग गई है, क्योंकि एक बार पिछले साल भी हमारे यहाँ आया था और अब के ये बाउंड्री भी तोड़ के गया एक, और बिल्कुल हमारे घर से सेंटर से होकर बीच में से हमारे जो नौकर वगैरह थे उनके सामने से बिल्कुल पास से घर के पास से गया। कोई नुकसान सिर्फ बाउंड्री तोड़ी है और प्रधान जी ताजिंदर सिंह के खेत में घुस के उसने गन्ने का नुकसान भी किया है। और हम वन विभाग से यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बड़े गांव में बड़ा दहशत का माहौल हो जाएगा। और इससे हम वन विभाग से यही चाहते हैं कि हमारी रक्षा का पूर्ण से सुरक्षा का कोई उसकी व्यवस्था की इंतजाम किया जाए। वहीं मसूरी और राजपुर पुलिस ने मसूरी के कुछ इलाकों में अचानक वाहन जांच अभियान चला दिया है। अब इसका मकसद सड़क नियमों का पालन कराना और किसी भी हादसे से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस दौरान काले शीशे वाले और ओवरलोड वाहन भी पकड़े गए हैं, जहां पुलिस की तरफ से कहना है कि अब सड़क नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर सामान को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये एक हमने अपनी जो पुलिस की तैयारियां होती है उसका भी एक समय समय पे हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं कि हम लोगों की तैयारी किस लेवल की है, कितने शॉर्ट टाइम पे हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी सिचुएशन में।
तो आज थाना मसूरी और राजपुर के स्टाफ को एक कॉल दी गई थी, तो उसको कितने टाइम पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे हम लोग वहाँ पे अपनी चेकिंग व्यवस्था करेंगे, जिसके तहत कोई अवैध सामग्री, कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन या कोई संदिग्ध सामग्री अगर कोई परिवहन करता है तो उसको हम रोक सकें, उसको पकड़ सकें और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। रिस्पॉन्ड टाइम कितना था सर ये थर्ड चेकिंग का? देखिए, जो हमने इसमें एक रखा था तो आधा घंटे में मतलब हमारी सारी तैयारियां हो गई थी, और जो राजपुर से पुलिस थी वो थोड़ा उसको लगभग पौन घंटा वहाँ पहुँचने में लगा। बात अगली खबर की, जहां बढ़ते अपराध की घटनाओं को रोकने और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए रायवाला पुलिस ने बड़े पैमाने पर वाहन और संदिग्ध लोगों की जांच शुरू कर दी है। अभियान का नेतृत्व क्षेत्र अधिकारी पूर्णिमा गर्ग और प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र खोलिया की तरफ से किया गया। पुलिस हर जगह तैनात रही और हर वाहन और संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली गई। क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में हाल ही में हुए बम धमाके के बाद सुरक्षा चौकसी और बढ़ा दी गई। अब खबर जहां पुलिस ने सुरक्षा को लेकर चलाया सघन चेकिंग अभियान, जहां पर एसएसपी के दिशा निर्देशों पर जनपद के मुख्य चौराहों और बाजारों में गश्त तेज कर दी गई। वहीं संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की जांच भी कड़ी कर दी गई है। देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर से निर्देश अनुसार पूरी सतर्कता चल रही है, जहां आमजन को संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने पर और सहयोग करने की अपील की गई। जनता के सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बन रही है। उत्तराखंड में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर गाड़ियां और यात्रियों की सख्त जांच की जा रही है। किसी भी वाहन को बिना चेकिंग के नहीं जाने दिया जा रहा है। राज्य भर में पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं, जहां होटल रेस्टोरेंट की भी जांच की जा रही है ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके। हमारे डीजीपी महोदय का द्वारा अभियान चलाया गया है। इसमें रखा हुआ कि ऑल ओवर उत्तराखंड में स्थान चिन्हित किए गए हैं जो संवेदनशील हों या अन्य किसी मामले में संवेदनशील हों, तो उसका एक आकस्मिक समय दिया जाएगा, उसमें चेकिंग होगी। वही संदिग्धता सब देख रहे हैं। कोई चीज़ें जितनी भी बॉर्डर से हमारी उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, जितनी संदिग्ध गाड़ियाँ हमें लग रही हैं या हमें लगता है कि इस गाड़ी को हमें चेक करना चाहिए, वो पूरी डिटेल चेक कर रहे हैं। और उस संदिग्ध वस्तु इसमें किसी भी तरह की हो सकती है, मादक पदार्थ भी हो सकता है, आयुध भी हो सकता है कोई, तो उस तरह की हम लोग सब चेकिंग कर रहे हैं। अब बात करें नैनीताल से मिल रही एक बड़ी खबर की, जो है एक बड़ा हादसा हुआ। हल्द्वानी जा रही कार शिप्रा नदी में जा गिरी। आपको बता दें, अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही थी ये कार जब ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत मौके पर ही बताई जा रही है, जबकि एक अभी घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये तस्वीरें देर रात की है जब ये बड़ा हादसा हुआ। शिप्रा नदी में एक तेज रफ्तार कार गिर गई और जब शिप्रा नदी में गिरी तो इस दौरान 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, जबकि एक की हालत गंभीर स्थिति में बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। तमाम जो टीम है वो मौके पर पहुंची प्रशासन की और लगातार रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करते हुए बड़ी सफलता भी पाई। अब बात करेंगे टिहरी की, जहां बड़ियार गांव के पास एक कार 50 से 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को खाई से निकालकर इस दौरान पुलिस के सुपुर्द किया, जहां पुलिस घटना की जांच कर रही है। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।